हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो, यहाँ पे हम आज एक ऐसी क्लास लाए हैं जो टारगेट करती है सीटेट को। जैसे कि सीटेट का आपका कल एग्ज़ाम है, तो ये एक ऐसी क्लास है जिसमें लास्ट टाइम पे एक ही क्लास में आपके सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सीडीपी से कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन हम आपको कराने वाले हैं। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके मेरे हैंड रिटन नोट्स से ही कवर करवाने वाली हूँ मैं। मेरा ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाइड है और ये मेरे वो नोट्स हैं जो मैंने एग्ज़ाम से जस्ट 1 डे पहले बनाए थे। तो आप समझ सकते हो कि जो 1 दिन पहले नोट्स बनाए जाते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें आपका सारा कुछ कवर होता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम डेफ़िनेटली सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर सीडीपी में पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी आप क्लास को लास्ट तक देखिए। सारे के सारे टॉपिक, एक-एक लाइन, एक-एक वर्ड आपको एक-एक नंबर दिला सकता है। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर ये बोलूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है सीडीपी का कॉन्सेप्ट। हैंडराइटिंग को प्लीज़ जज मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये एग्ज़ाम से पहले वाले नोट्स हैं, तो एग्ज़ाम से पहले नोट्स जो बनाए जाते हैं वो बहुत जल्दबाज़ी में बनाए जाते हैं, ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं सीडीपी। सीडीपी में जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट जो है वो चेंज पे ही निर्भर करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे 3 बेसिक फैक्टर्स होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और लर्निंग, ठीक है? विकास, परिपक्वता और अधिगम। तो डेवलपमेंट जो होता है वो सीक्वेंस में होता है, ऑर्डरली होता है, पैटर्न में होता है और प्रोग्रेसिव होता है हमेशा, ठीक है? आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। मैच्योरेशन के बारे में अगर बात करें, परिपक्वता क्या होती है, ये बायोलॉजी या फिर हेरिडिटी पे ही आपकी निर्भर करती है, ठीक है? और लर्निंग, लर्निंग किस पर डिपेंड करता है? एफर्ट्स पर। और ये क्या लेके आता है? व्यवहार में लगभग स्थिर परिवर्तन लेके आता है। आप जो भी लर्न करते हो उसके आपके जो नेचर होता है, आप अपनी डेली लाइफ में क्या लर्न करते हो, वो क्या चेंज करता है? आपके व्यवहार में परिवर्तन लेके आता है, और जो परिवर्तन होता है वो बिल्कुल स्थिर होता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, को ही थोड़ा-सा ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट और ग्रोथ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। डेवलपमेंट हमारा सीक्वेंस में होता है, ऑर्डरली होता है, पैटर्न में होता है, प्रोग्रेसिवली होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। डेवलपमेंट एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। कंटिन्यूअस एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस भी होता है। डिक्लाइन मीन्स इन्वॉल्यूशन होता है, ठीक है? अब ये डेवलपमेंट जो जाता कहाँ से कहाँ तक है? सामान्य से विशिष्ट तक जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। आप चाहें तो इन नोट्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए, सो दैट आपको पूरी वीडियो में नहीं जाना पड़ेगा। गोज़ जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है? सामान्य से शुरू होके विशिष्ट तक लेकर जाता है। पहले आपको ऐसा नहीं है कि बारीक चीज़ें स्टार्ट होती है, नहीं, पहले मोटी-मोटी हम लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद वो स्पेसिफिक तक लेके जाता है। नॉन रिवर्सिबल होता है, मॉडिफाई कर सकते हैं हम, ठीक है? चेंजेबल होता है, ठीक है? मॉडिफाई हो सकता है, चेंजेबल हो सकता है, बट रिवर्स नहीं हो सकता। ये आपको एक नंबर दिला सकता है अपने एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आप कैसे ट्रैक करते हो। जो डेवलपमेंट होता है वो आपका रिवर्सिबल नहीं होता है, लेकिन हाँ, वो मॉडिफाई कर सकते हो और आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है? सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है, और मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है? मल्टी डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में डेवलपमेंट नहीं होता है हमारा, मल्टी डायरेक्शनल होता है, ठीक है? अब आते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है? आइए राइट हैंड साइड में देखते हैं। आप एरो पर ध्यान दीजिएगा कि ये एरो कहाँ जा रहा है, ठीक है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा-सा हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में, यानी हमारे फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करती है, और नैरो कॉन्सेप्ट होता है ग्रोथ का। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आती है, इस तरीके से आप ये देख सकते हो। ग्रोथ अंदर है, डेवलपमेंट बाहर है। यानी कि क्या है, डेवलपमेंट का जो टॉपिक है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ब्रॉड होता है। अब डेवलपमेंट को देखते हैं, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों के बारे में बात करता है, फंक्शनल चेंजेस के बारे में भी बात करता है, ठीक है? यहाँ पे फिजिकल चेंजेस थे, यहाँ पे फंक्शनल चेंजेस थे। सीडीपी के बारे में ये जरूर याद रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, ठीक है? तो अब हम ब्रॉड डोमेन्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे ब्रॉड डोमेन्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के। फिजिकल डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं, सोशल होते हैं और इमोशनल होते हैं। फिजिकल में हम जो हमारी फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड बात करते हैं। कॉग्निटिव में कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं।
हैं, और सोशल में मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और इमोशनल में हम अपने इमोशंस यानी भावनाओं के बारे में बात करते हैं। अब डेवलपमेंट का जो ग्रोथ का रेट है ना, वो कांस्टेंट कभी नहीं रहता, ये कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है। डेवलपमेंट कॉन्टेक्चुअल होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से, कॉन्सेप्ट से और माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट और माइंड से रिलेटेड होता है। फिजिकल डेवलपमेंट किससे है? मोटर स्किल्स से डेवलप रिलेटेड होता है। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है, दो टाइप के स्किल्स होते हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स कौन से होते हैं? जैसे कि बच्चा शुरुआत में चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद वो चीज़ों को उठाकर खाना खाना सीखता है, तो ये होते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में वो पेंसिल उठाता है, वो लिखना सीखता है, तो ये होते हैं फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होते हैं। प्रॉब्लम और मेंटल डेवलपमेंट सॉल्विंग भी डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। ग्रोस टू फाइन डेवलपमेंट जाता है दौड़ना, भागना, कूदना। ठीक है, ये सब बाद में आते हैं। सबसे पहले ग्रोस मोटर स्किल्स होते हैं, उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। पहले बच्चा चलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे दौड़ना सीखता है, फिर वो कूदना सीखता है। ठीक है, तो ग्रोस टू फाइन डेवलपमेंट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में देखिए। प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी। इन्फेंसी कौन सी होती है? 0 से 2 इयर्स तक की इन्फेंसी एज होती है, इसे टॉय एज भी बोलते हैं। ये जो स्टेजेस हैं और एजेस हैं, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है सीटेट में। इन्फेंसी जो होती है 0 से 2 साल तक की उम्र होती है, और इसे टॉय एज भी बोलते हैं। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक की उम्र होती है, इसे प्ले एज भी बोलते हैं। लेटर चाइल्डहुड 6 टू 12 इयर्स तक की होती है, और इसे स्कूल एज भी बोलते हैं। एडोलेसेंस 12 टू 18 इयर्स तक की एज होती है, और अकॉर्डिंग टू WHO 10 से 19 साल को भी एडोलसेंस में लिया गया है। ठीक है, नॉर्मली एडोलसेंस की एज जो है कितनी रखी गई है? 12 से 18, लेकिन WHO कितनी मानता है? 10 से 19 साल तक की एडोलसेंस की एज मानता है। ठीक है, तो ये एज जो है ये ज़रूर आप लोग याद करके जाइएगा, इसमें से पक्का क्वेश्चन आता ही है। सबसे पहले देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। अर्ली चाइल्डहुड कौन सा था हमारा? 2 से 6 साल तक की उम्र। ठीक है, ये जो है प्ले एज होती है 3 से 6 साल तक की। ठीक है, जैसे-जैसे बच्चा 3 साल का होता है, वो खेलना शुरू करता है ना, उसे खेल का समझ में आता है कि वो गेम्स कैसे खेल सकता है, क्या कर सकता है। मैक्सिमम लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका इसी एज में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में। इससे पक्का-पक्का क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम लैंग्वेज डेवलपमेंट आपका कौन-सी एज में बच्चे का होता है? तो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। सोशलाइज़ेशन बच्चा सीखता है, बच्चों के साथ बैठना सीखता है, खेलना सीखता है, अपने घरवालों के साथ इंटरैक्ट करना सीखता है। ठीक है, 2 से 6 साल तक की उम्र में बच्चा यही सब कुछ सीखता है। लेटर चाइल्डहुड से रिलेटेड कौन-कौन सी चीज़ें हैं? 6 से 12 वर्ष तक की एज जो होती है, वो लेटर चाइल्डहुड में आती है। यहाँ इस एज को स्कूल एज या गैंग एज या ग्रुप एज भी बोलते हैं, सूडो एज भी बोलते हैं। गैंग एज का मतलब लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 बच्चा अपना ग्रुप बनाना सीखता है, गैंग बनाना सीखता है, अपने दोस्तों में रहना सीखता है। इसे लेटेंसी एज बोला है सिगमन ने। ओके, लेटेंसी एज किसने बोला है? सिगमन ने। इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी एरिक्सन ने बोला है इस एज के बारे में। ये क्वेश्चंस इनमें से पक्का ही क्वेश्चन आते हैं, और एक-एक नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से देखना। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक की उम्र को बोलते हैं, स्कूल एज भी बोलते हैं, इसको गैंग एज भी बोलते हैं, ग्रुप एज भी बोलते हैं, सूडो एज भी बोलते हैं। एरिक्सन ने इसको लेटेंसी एज बोला है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी किसने बोला है? एरिक्सन ने बोला है। अब एडोलेसेंस के बारे में बात करते हैं। 12 से 18 वर्ष, और WHO ने क्या बोला है? इसको 10 से 19 वर्ष तक की एज को भी एडोलेसेंस में ही रखा है। ट्रांजिशनल पीरियड होता है, ब्रिज होता है चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच में। स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज, ये स्टैनली हॉल ने बोला है बुक एडोलसेंस में। ठीक है, बुक ऑफ एडोलसेंस में स्टैनली हॉल में ने क्या बोला है? एडोलसेंस की एज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज बताया। आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में एरी एरिक्सन ने बोला है। ठीक है, एडोलसेंस के बारे में आइडेंटिटी क्राइसिस एरी एरिक्सन ने बोला है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। तो सबसे पहले नेचर और नर्चर की एज होती है, प्रकृति एवं पोषण। वुडवर्थ ने क्या बोला है? डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि जहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, वहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों की ही बात होती है। दोनों से ही हमारे डेवलपमेंट जो है वो इफ़ेक्ट करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देख सकते हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है।
प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल ऑर्डर इन पैटर्न। ठीक है, सिक्वेंशियल होता है, एक पैटर्न में होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, अनुमान लगाया जा सकता है इसके बारे में। प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, देखो ये रिपीट हो गया ना यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये जरूर याद रखना है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक तक जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था ना, क्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल्स तक जाता है। रेट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी पर्सन में डेवलपमेंट का रेट कुछ और हो सकता है, किसी में कुछ और हो सकता है, किसी में तो धीरे हो रहा है डेवलपमेंट, किसी में थोड़ा लेट हो रहा है, कोई बच्चा जल्दी चलना सीखता है, कोई बच्चा देर में चलना सीखता है। तो ये जो डेवलपमेंट का रेट है ये डिफर कर सकता है पर्सन टू पर्सन। अब 7 क्वेश्चन जो है वो 7 पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल, तो ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एक तो होता है सेफलोकॉर्डल। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट है ये हेड टू टो तक जाता है, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की जगह प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आना चाहिए था, आई थिंक। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, सेफलोकॉर्डल होता है फर्स्ट, तो सेफलोकॉर्डल कौन से वाला होता है, जो हेड टू टो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। प्रॉक्सीडिस्टल, प्रॉक्सीडिस्टल कौन सा होता है, जो सेंटर टू आउटवर्ड जाता है, नियर टू फार जाता है, सेंटर टू पेरिफेरी होता है। ठीक है, ये जो आपके पॉइंट्स है, ये एक एक पॉइंट आपको एक एक नंबर देने वाले हैं सीटेट में, क्योंकि सीडीपी का लास्ट रिवीजन है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इसी के थ्रू अपने सारे मार्क्स गेन कर सकते हो सकता है आपके 30 आउट ऑफ 30 भी आ जाए। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शनल डेवलपमेंट, सेफलोकॉर्डल, हेड टू टो, लॉन्गिट्यूडनल, प्रॉक्सीडिस्टल, क्या मतलब होता है प्रॉक्सीडिस्टल का, यहाँ पे हेड टू टो था सेफलोकॉर्डल में, और प्रॉक्सीडिस्टल का क्या है, सेंटर टू आउटवर्ड। ठीक है, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी। नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट सेंसरी होता है, कॉन्क्रीट होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस, लर्निंग इन अ सोशल एक्टिविटी। ठीक है, अब हमारी जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है उनके फैक्टर्स देख लेते हैं। दो पार्ट्स में हमें डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट और मेन फैक्टर जो है वो फैमिली होता है, इससे 100% एक ना क्वेश्चन जरूर आता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होती है, फैमिली मेन फैक्टर होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन, समाजीकरण का मेन मुख्य कारक क्या होता है, परिवार होता है। सबसे ज्यादा समाजीकरण हम लोग कहाँ सीखते हैं, सबसे पहले परिवार में सीखते हैं। जो भी हमारी सबसे फर्स्ट एक्टिविटी होती है, बच्चा बोलना, पढ़ना, सीखना और डिसिप्लिन, सब कुछ कहाँ सीखता है, सबसे पहले अपने फैमिली से ही तो सीखता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा फैक्टर होता है स्कूल। ठीक है, एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, पियर्स जो हैं वो एक्टिव एजेंट्स होते हैं सोशलाइजेशन के क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बच्चे के साथ। पैसिव एजेंट्स कौन से होते हैं, लाइब्रेरी, इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्व होते हैं उन्हें पैसिव एजेंट्स में रखा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद सोच के भी इस तरीके के क्वेश्चन टिक कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि सीटेट में आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप अपने आप को एक एज ए टीचर रखकर आप उन्हें टिक करोगे कि एज अ टीचर आप किस तरीके से बिहेव करोगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं। एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में हमारे पीयर्स वगैरह आते हैं, जो जो भी हमारे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ना सोशलाइजेशन में, वो सारे एक्टिव एजेंट्स में आते हैं, और जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो सारे पैसिव एजेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट है जेंडर, जेंडर और सेक्स के बारे में आप लोगों ने एक पूरा का पूरा पेपर होता है बीएड में, आई होप आप लोगों को याद होगा, तो उससे रिलेटेड ही चीज़ें आती हैं। तो जैसे कि आपको याद होगा, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है और सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। जेंडर रोल्स, जेंडर बायस, स्टीरियोटाइप और पैरिटी, इन सब के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे वो क्वेश्चन जो अलग अलग थ्योरीज के बारे में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हैं, हम लोग राइट वाले पेज में आ जाते हैं, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ये किसने दी थी, हल ने दी थी। ठीक है, HULL, हेल। नीड हिरारकी, मॉस्लो की है ये। ठीक है, अचीवमेंट थ्योरी, एटकिंसन ने। बेसल एज के बारे में किसने बताया हुआ है, विलियम स्टर्न ने बताया है। नहीं नहीं, विलियम स्टर्न ने तो IQ का ये जो टर्म है ये इन्होंने वो बताया हुआ है। ठीक है, बेसल एज किससे रिलेटेड होती है, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है, और इसको याद जरूर रखिएगा, MA/CA × 100। ठीक है, ये होता है IQ का फॉर्मूला।
ठीक है, ये भी बताया हुआ है। विलियम स्टर्न ने आईक्यू का टर्म जो है इन्होंने ही कॉइन किया था। एनईपी 2020 के बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है। मोड ऑफ असेसमेंट शिफ्ट फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव। ठीक है, जो असेसमेंट है वो हमारी समेटिव टू फॉर्मेटिव अब शिफ्ट हो रही है। ठीक है, जजमेंट और फीडबैक। सबमेटिव को हम लोग कैसे ले रहे हैं, एज जजमेंट, और फॉर्मेटिव को फीडबैक ले रहे हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लोगों को समझने की क्षमता। इंट्रापर्सनल क्या होती है, खुद को समझने की क्षमता। ठीक है, इंटरपर्सनल क्या होगी, दूसरों को समझने की क्षमता। इंट्रापर्सनल क्या होती है, अपने आप को। टेक्टाइल मटेरियल ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम के बारे में आपको पता है, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, ब्रेल सिस्टम के थ्रू वो पढ़ते हैं। ठीक है, ये 6 डॉट वाला सिस्टम होता है और लुइस ब्रेल ने इसको कॉइन किया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार अपने बीएड के नोट्स ओपन करो और ज़रूर इसके बारे में पढ़ो। ठीक है, बीएड से रिलेटेड अगर आप लोग बीएड कर रहे हो तो आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये किसने बताया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में लेव वाइगोस्की ने बताया हुआ है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग किसने यूज़ किया था, सबसे पहले ये यूज लेव वाइगोस्की ने किया है और ब्रूनर ने दिया था। ये गिवन बाय ब्रूनर। स्कैफोल्डिंग के बारे में दिया किसने है, ये टर्म किसने दिया है, ब्रूनर ने, और यूज किसने किया है, लेव वाइगोस्की ने। ठीक है, कैरोल गिलिगन क्रिटिक है कोलबर्ग की थ्योरी के। ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी को किसने क्रिटिसाइज किया है, कैरोल गिलिगन ने, जो कि एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट स्टीफन क्रैशर। ओके, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के बारे में किसने बताया, स्टीफन क्रैशन ने बताया है। एनईपी 2020 हमारा 360 डेवलपमेंट यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। इसमें हमारे जो स्टूडेंट होते हैं उनके हर तरह के डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है। ओके, नेक्स्ट है प्याजे। प्याजे के बारे में ज़रूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, चिल्ड्रन कैन थिंक। ये जो हमारी लाइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा आएगी कि चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, ये किसने बताया हुआ है, तो ये प्याजे ने बताया है। चिल्ड्रन कैन थिंक, ये किसने बताया हुआ है, ये प्याजे ने बताया हुआ है। cognitive development theory also known as intellectual development also mental development। ठीक है, तो इन्होंने प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जिसे क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, मेंटल डेवलपमेंट की थ्योरी भी बोलते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 4 स्टेजेस के बारे में इन्होंने बताया है। कॉग्निशन, कॉग्निशन में क्या आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, डिसीजन मेकिंग आता है, थिंकिंग आता है। ठीक है, कॉग्निशन ब्रेन से रिलेटेड होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी में आता है। इमेजिनेशन, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग। राइटिंग बहुत ही गंदी है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, सो ब्रेन के डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया हुआ है इन्होंने, लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है ब्रेन। तो जो राइट साइड होती है वो क्रिएटिव डेवलपमेंट के बारे में होती है। ठीक है, और लेफ्ट साइड हमारा लैंग्वेज लॉजिक के बारे में सोचता है। लेफ्ट लैंग्वेज लॉजिक से रिलेटेड होता है और राइट क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। ओपन एंडेड थिंकिंग के बारे में इन्होंने बताया। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी के बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, स्कीमा डेवलप्स एंड अटेन्स मैक्स ग्रोथ अराउंड 14 और 15 ईयर्स। जो हमारा स्कीमा होता है वो कब तक सबसे ज़्यादा ग्रोथ अटेन करता है, 14 से 15 ईयर्स तक करता है। ठीक है, चाइल्ड थिंकिंग एडल्ट, क्वांटिटी सेम होती है और क्वालिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, चाइल्ड और एक एडल्ट जो है वो उनकी जो थिंकिंग होती है वो क्या होता है, वो क्या, बच्चे क्या कम सोचते हैं, नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं एक्चुअली। ठीक है, लेकिन उनकी क्वांटिटी तो सेम होती है लेकिन क्वालिटी डिफरेंट होती है। बच्चा अलग तरह से सोचता है और जो एडल्ट्स होते हैं वो अलग तरह से सोचते हैं, उनकी थिंकिंग की क्वालिटी अलग होती है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बच्चा और बड़ा जो है, कोई भी एडल्ट जो है वो उनकी थिंकिंग कैसी होती है, तो क्वांटिटी सेम होती है, क्वालिटी डिफरेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 4 फैक्टर्स जिनके बारे में प्याजे ने बताया है, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल और इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है संतुलन। ठीक है, कौन से 4 फैक्टर्स हैं, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। अब यहाँ पे संतुलन को हमारा अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन को हमारा अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना किसी भी चीज़ को, और अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब समायोजन करना। जीन पियाजे ने जो स्टेजेस दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उन्हें देखते हैं।
एसपीसीएफ से हम इसको याद रख सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको बहुत ही एक एक टर्म जो मैं इस क्लास में आपको बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पेपर से पहले करके जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। फर्स्ट होती है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 साल तक की होती है। ठीक है, इनसे 100% क्वेश्चन आते हैं सेंसरी मोटर स्टेज से। प्री ऑपरेशनल एज कौन-सी होती है? सीधा-सीधा आपसे पूछा जाएगा कि स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सेंसरी मोटर की एज कितनी रखी गई है या फिर प्री ऑपरेशनल एज कितनी रखी है, तो कितनी रखी गई है जीन पियाजे की इस थ्योरी में? तो 7 साल तक की उम्र जो है वो प्री ऑपरेशनल में आती है। कंक्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 तक की आती है और फॉर्मल ऑपरेशनल में 11 से 15 साल तक की आती है, ठीक है? सेंसरी मोटर एज के बारे में जानते हैं, जो 0 से 2 वर्ष तक की उम्र होती है, वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट का मतलब है जब तक बच्चे की आंखों के आगे कुछ चीज रहती है वो उसको याद रखता है, जैसे ही उसकी आंखों से वो ओझल हो जाती है तो वो उस चीज को भूल जाता है। तो ये सेंसरी मोटर में आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आई यानी लैक अचीव, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आती है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने दोनों लैंग्वेज का यूज किया हुआ है। ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होती है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है। जो चीज हमारे सामने होगी उसे हम याद रखेंगे, जो नहीं होगी उसे नहीं याद रखेंगे। डिफर्ड इमिटेशन यानी विलंबित अनुकरण, सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज हमारे डेवलप होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है और सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी अपने बारे में ही सोचता है। एनिमिज्म यानी सजीववाद, सिंबॉलिक थॉट, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, फॉल्स रीजनिंग। सिंबॉलिक थॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इरिवर्सिबिलिटी, पलटावी होता है उसका नेचर, ठीक है। तो ये सारे आप पॉइंट्स याद रखिएगा। ये प्री ऑपरेशनल एज से कनेक्टेड है डायरेक्टली। ईगोसेंट्रिक होता है बच्चा, सेल्फ सेंटर्ड होता है। एनिमिज्म यानी सजीववाद का विकास उसमें होता है। सिंबॉलिक थॉट का विकास होता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग और फॉल्स रीजनिंग का भी उसी में होता है। यानी बच्चा फॉल्स कुछ भी आपको, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग और फॉल्स रीजनिंग का मतलब है बच्चा झूठ बोलना भी सीखता है, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी, पलटावी, कुछ भी वो रीज़न कर लेता है, ठीक है ना? पलटावी नेचर होता है उसका। फॉल्स रीज़निंग मतलब कुछ भी वो अपने हिसाब से कुछ भी रीज़न दे सकता है। प्री कंसेप्चुअल और इंट्यूटिव स्टेज 2 से 4 वर्ष की जो होती है वो प्री कंसेप्चुअल एज होती है और इंट्यूटिव स्टेज होती है वो 4 से 7 वर्ष तक की रखी हुई है। देखो, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 से 7 वर्ष तक की होती है और इसी को 2 पार्ट्स में लिया गया है हमारा। प्री कंसेप्चुअल 2 से 4 वर्ष और इंट्यूटिव 4 से 7 वर्ष, ठीक है? नेक्स्ट है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज, 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चा लॉजिक करना सीखता है। इंडक्टिव रीजनिंग, एग्जाम्पल टू रूल जाती है ये, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है पहले एग्जाम्पल बताता है उसके बाद रूल के बारे में बात करता है। सीसीएस के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। रिवर्सिबिलिटी के बारे में भी यहाँ पे बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशन एज, जो 11 साल से ऊपर ऊपर होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यहाँ पे विकास होता है। डिडक्टिव रीजनिंग का, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आपसे पूछी जाती है कई बार कि इसका कौन सी एज में होता है, तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लेव वाइगोस्की के बारे में। बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं आपके लेव वाइगोस्की के बारे में। तो इन्होंने सोशल कल्चरल अप्रोच के बारे में बात करते हैं। लेव वाइगोस्की ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे। ओके, 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। आप इन्हें एससीएल से भी याद कर सकते हो, ठीक है। सोसाइटी, सी फॉर कल्चर एंड एल फॉर लैंग्वेज, ठीक है। सोसाइटी का मतलब क्या है, ग्रुप लर्निंग के बारे में बात की उन्होंने। पीयर लर्निंग यानी रेसिप्रोकल टीचिंग, ये सब इन्होंने क्या दिया है, बाय वाइगोस्की ही बताया गया है। ये एक एक टर्म आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा ग्रुप लर्निंग के बारे में किसने बात की है, तो किसने बात की है, वाइगोस्की ने बात की है। पीयर लर्निंग के बारे में किसने बात की है, रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में किसने बात की है, वाइगोस्की ने बात की है, ठीक है। अब हमारा लैंग्वेज आता है, टाइप्स ऑफ स्पीच और टाइप्स ऑफ लैंग्वेज किसने बताया इस बारे में, वाइगोस्की ने बताया है। सोशल स्पीच बच्चा 2 साल से ऊपर का हो जाता है तब आपकी डेवलप होती है 2+ एज में। और प्राइवेट स्पीच 3 से 6 वर्ष तक की होती है। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, बच्चा अपने आप से बात करना सीखता है। प्राइवेट स्पीच सेल्फ डायरेक्शनल होती है, थॉट रेगुलेट करती है, ठीक है। पियाजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में बताया। वाइगोस्की के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में किसने बात की है, पियाजे ने बात की है। टाइप्स ऑफ स्पीच के बारे में किसने बताया, वाइगोस्की ने बताया। अदर एस्पेक्ट क्या होते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में अभी हमने पहले भी पढ़ा, वाइगोस्की ने बात की थी, ठीक है। मोर नॉलेज अदर, स्कैफोल्डिंग के बारे में भी
इन्होंने टेम्परेरी हेल्प दी थी। ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अगेन यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, लेव वाइगोस्की ने बात की है इस बारे में। स्कैफोल्डिंग के बारे में ब्रूनर ने ये टर्म दिया था, लेकिन बात इसके बारे में यूज्ड किया है लेव वाइगोस्की ने। कैरोल गिरिगन ने हमारी कोलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट के बारे में स्टीफन क्रिशर बात करते हैं। एनईपी 2020 360 डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। नेक्स्ट है मोटिव एंड लर्निंग, मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो मोटिवेशन कितनी कितनी तरह का होता है, आप खुद से सोचो कि किस तरह से मोटिवेशन आता है। या तो आप बाहर से किसी से मोटिवेट होते हो, किसी को देखते हो सक्सेसफुल है, आप उसे देख के मोटिवेट होते हो कि हाँ भाई मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ। या फिर आपको इंटरनल कुछ मोटिवेशन आता है, आप खुद बैठे हो, आप सोचते हो कि यार मुझे जिंदगी में ये करना है, तो आपको क्या है, वो इंटरनल मोटिवेशन है। सो दो तरह का मोटिवेशन होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को हम इंट्रिंसिक भी बोलते हैं और एक्सटर्नल को एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन मनी से आता है। ठीक है। मनी होगा, मनी का किसी को मनी को देख के बोलते हो, मतलब मनी से नहीं आता है। जैसे कि हम एग्जांपल लिया है कि मनी को देख के आप सोचते हो कि काश यार मेरे पास भी ऐसा पैसा होता, मैं भी कमाता, तो ये आता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन में। ठीक है। नीड, ड्राइव और अराउजल के बारे में, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। तो अचीव और रिडक्शन के बारे में तो हमें ये याद रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। एनडीए जीएआर, नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीव और रिडक्शन। ठीक है। पहले आप क्या करते हो, गोल डिसाइड करते हो, फिर उसी के साथ में आपका बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग होता है, फिर आप उसे अचीव करते हो, फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट कम होना चला जाता है। नीड, ड्राइव, अराउजल का मतलब है पहले आपको ज़रूरत महसूस होती है, ज़रूरत के हिसाब से आपका जो माइंड है आपको उसी डायरेक्शन में ड्राइव करता है, और फिर आपकी अराउजल यानी अराउजल स्टार्ट होती है। स्किनर ने क्या बोला है, स्किनर ने मोटिवेशन इज हाईवे टू लर्निंग। ठीक है। स्किनर ने कहा है मोटिवेशन जो है वो लर्निंग के लिए हाईवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, कूइंग 6 वीक्स का बच्चा करने लगता है, बैबलिंग अबाउट 6 मंथ। ठीक है। बा माँ ये सब कितना बड़ा बच्चा बोलता है, 6 मंथ के आसपास। ठीक है। 1 वर्ड स्टेज कौन सी होती है, 1 ईयर की। 2 वर्ड स्टेज 18 मंथ्स की होती है। लॉन्गर एड्रेस 2 से 4 साल तक का बच्चा बोलता है। ठीक है। तो ये बच्चे के बात के बारे में है। ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन की वो बात कैसे करता है। तो 6 वीक का बच्चा जो होता है, 6 हफ्ते का बच्चा क्यूइंग करने लगता है। बैबलिंग यानी बा बा माँ माँ ये कौन बोलता है, अबाउट 6 मंथ पे स्टार्ट करता है। 1 वर्ड स्टेज 1 साल तक का बच्चा एक शब्द बोलने लगता है आराम से, और 18 महीने तक वो 2 शब्दों पर आ जाता है। लॉन्गर एट्रेंस यानी लंबी बातें करने के लिए उसे 2 से 4 वर्ष तक का हमारा टाइम रखा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे है स्मिथ के बारे में बताया हुआ है कि स्मिथ ने इन स्टेजेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो 3 में इन्होंने स्मिथ ने हमारा दिया हुआ है स्टेजेस को। तो 1 ईयर की इन्होंने 2 वर्ड की स्टेज रखी है, 2 साल की इन्होंने 272 वर्ड की वोकेबलरी रखी है, और 5 ईयर में इन्होंने बताया है कि बच्चा 2072 शब्दों को सॉरी सीख जाता है। 2072 बच्चों को बच्चा वर्ड्स को बच्चा सीख जाता है। ठीक है। 3 ईयर 3 ईयर चाइल्ड 900 प्लस वर्ड्स, और 4 ईयर 1600 प्लस वर्ड्स को हमारा दी जाता है। ये इन्होंने बताया हुआ है। किसने बताया, स्मिथ ने बताया हुआ है। स्किनर के बारे में बात करते हैं। चाइल्ड लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट इन रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद मीनिंग्स। ठीक है। बुक है इनकी वर्बल बिहेवियर, जिसमें इन्होंने ये वाली बात बोली है। तो ये कभी एज इट इज आपका आ सकता है, ये वाली लाइन लिखी हुई कि ये किसने बोला है, तो ये स्किनर ने बोला है। चाइल्ड लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन बिहेवियरिस्ट एंड रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विद मीनिंग्स। ठीक है। नोम चॉम्स्की के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में एक ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी के बारे में किसने बताया था। ह्यूमन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में नोम चॉम्स्की बताते हैं। ये क्या करता है, हेल्प करता है ग्रामर रूल्स को जनरेट करने में। नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ये लास्ट टाइम नोट्स है, अगर आपका कल का पेपर है तो आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। सो अच्छे से करके आना। ओके, गुड बाय।